वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेटलर्जी। पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सम मिनरल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटल का एक्सट्रैक्शन कुछ कुछ मिनरल्स में से उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब ये जो मिनरल्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं। ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटल के साथ साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ और स्टोन्स रॉक्स को भी कंटेन करते हैं। ठीक, ये तो हुई ये बात। फिर हम बात करते हैं कि सम मिनरल्स, यहाँ क्यों लिखा सम मिनरल, क्योंकि कुछ मिनरल्स ही मेटल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि अदर और सारे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, मेटल का एक्सट्रैक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आपको समझ आए। तो अब जानते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि चीपली और इजीली एक्सट्रैक्ट, कुछ ऐसे मिनरल्स जहां से हम चीपली और इजीली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ओर्स। ठीक, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली और इजीली। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के मेन 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। पहले तो क्रशिंग, क्रशिंग मतलब उसको पीसना या ग्राइंड करना, फिर उसके बाद में उसकी सफाई करना, कंसंट्रेट करना, फिर उसको कन्वर्ट करना और मेटल ऑक्साइड में फिर उसके बाद में उसका रिडक्शन करना, और उसके बाद में उसकी रिफाइनिंग करना। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे क्रशिंग। तो पहले बात पढ़ेंगे क्रशिंग होती क्या है। बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, उससे हम मिनरल्स को क्रश कर देते हैं, मिनरल्स को क्रश कर देते हैं, यानी ओर को हम क्रश कर देते हैं। ठीक, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या है। हम ओर्स की साफ सफाई करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे पास स्टेप्स हैं। कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। हम ग्रेविटी सेपरेशन में क्या करते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इनक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, इस तरह के हम कुछ इनक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। ठीक, इस तरह के हम इंक्लाइन प्लेन ले लिए। ठीक, उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि और या इम्प्योरिटी में से किसी को ज़्यादा भारी होना पड़ता है। मतलब उन दोनों और या इम्प्योरिटी में से किसी का मास ज़्यादा होना चाहिए, या किसी की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कह सकते हैं बेसिकली कि डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ओर को लेके हम इससे गिराते हैं, साथ साथ में वाटर भी देते हैं। तो वाटर से जो इम्प्योरिटी, चलो मान लेते हैं कि इम्प्योरिटी हल्की है और भारी है, तो इम्प्योरिटी क्या होगा, जब हम पानी उस पर डालेंगे तो इम्प्योरिटी बाहर उड़ जाएगी, मतलब गिर जाएगी, और जो और होगा वो भारी है, वो गड्ढों में फंस जाएगा। तो ऐसे हम इसका कंसंट्रेशन या इम्प्योरिटी या इसका ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा इसका मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब क्या होता है मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होना चाहिए, एक कंडीशन इसमें भी होती है कि हम मेटल ओर को या फिर इम्प्योरिटी को मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। ठीक, किसी एक को मैग्नेटिक नेचर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये मेथड काम करेगा। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रोलर लगे होते हैं जिसमें मैग्नेट चिपके हुए होते हैं। उसी ओर को हम जब गिराते हैं उस रोलर पे, तो जो होता है मेटल जो होता है वो चिपक जाता है, और मतलब मेटल और चिपक जाता है, और फिर उसके बाद में उसकी इम्प्योरिटी जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे फोर्थ फ्लोटेशन क्या है। ये थर्ड प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। ठीक, तो सबसे पहले क्या है इसमें, फोर्थ मतलब होता है झाग। क्या होता है? झाग। जैसे हम मिल्क को मथते हैं तो उसमें झाग आ जाती हैं, ऐसे जब हम मिक्सचर लेंगे ऑयल और वाटर का, उसमें हम ओर को या ओर को जब डाल देंगे, ठीक ठीक है, ओर को जब हम डाल देंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम मान लिए कि ओर जो होता है वो ऑयल से अट्रैक्ट हो जाता है या चिपक जाता है, और इम्प्योरिटी वाटर से चिपक जाती है। तो क्या होता है, जब इस मिक्सचर को एजिटेट करेंगे या मथेंगे, तब
ऑयल के साथ साथ में और चिपक के ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाएगा। और ऊपर जब आ जाएगा तब हम उसको सेपरेट कर लेंगे और इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ फ्लोटेशन भी हो गया। ज़्यादातर हम सल्फाइड और ही ऑयल से जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक, ज़्यादातर, अधिकतर बोल सकते हैं। हमारा फोर्थ मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, केमिकल मेथड और लीचिंग मेथड। इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेंगे, एसिडिक नेचर का हो या बेसिक नेचर का हो। फिर ये सॉल्वेंट लेकर क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि ओर को सल्यूबल होना चाहिए, इम्प्योरिटी इनसल्यूबल होना चाहिए। अब भाई जब ओर सल्यूबल है तो सॉल्वेंट में मतलब उसमें घुल गया और ये इम्प्योरिटी ऊपर ही रखी रह गई, तो हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके इम्प्योरिटी को सेपरेट कर लेंगे और और बच जाएगा, ठीक। अब ज़्यादातर ये प्रोसेस तो हमारे पास अल्मुनियम के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्शन का थर्ड प्रोसेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आफ्टर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर में क्या होता है, हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ओर को, ठीक। क्या करते हैं, उसकी रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। ज़्यादातर सल्फाइड ओर को हम रोस्ट करते हैं और कार्बोनेट ओर को हम कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक। तो ये तो ऑक्सीजन कैल्सिनेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता नहीं है, रोस्टिंग जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो हम यहाँ सल्फाइड ओर लेके ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के उसको हीट प्रोवाइड करके इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लिया, इसको हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा के इसका हीट कर दिए तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ गया। ऐसे ही हम रोस्टिंग करवाते हैं। वैसे तो रोस्टिंग हम लोग बोलते ही हैं कि रोस्टिंग भूजना हो गया। एंड कैल्सिनेशन, कैल्शियम कार्बोनेट को लेके हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को लेके डायरेक्टली हीट कर दिया और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ये भी हो सकता है भाई, डायरेक्टली इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनी हो, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में हम मेटल का रिडक्शन करते हैं। मेटल का रिडक्शन कैसे हो सकता है भाई, मेटल का रिडक्शन ऐसे होता है कि हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कराते हैं भाई। ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, वो रिड्यूस हो गया मेटल। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया वो रिड्यूस हो गया मेटल। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिए तो भी रिमूवल ऑफ, तो ही रिडक्शन बोला जाता है भाई। हमारे पास कुछ, जैसे हम मान लो एक एग्जांपल ले लिए, कॉपर ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया। हम कॉपर को कोक से कर दिए भाई रिड्यूस, फिर कॉपर को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर सकते हैं, कॉपर को हम हाइड्रोजन से भी कर दिए रिड्यूस और ये कॉपर अपने फॉर्म में आ गया। लेकिन ये खासकर ये जो मेटल है ये इम्प्योर मेटल ही है, इसकी रिफाइनिंग होगी, ठीक। अब जिंक जो मेटल है, जिंक को हम सिर्फ कोक से ही रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी और इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। अब जैसे सिल्वर है, मरकरी है, ये लेस स्टेबल है तो इनको डायरेक्ट हीट भी कर देंगे तो भी ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। अब ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्मुनियम हो गया, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये डायरेक्टली दे कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक, ये रिड्यूस नहीं हो सकते इनसे, ठीक। तो हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल K2O आ गए, Al2 आ गए, Al2O3 आ गया, मतलब पोटेशियम की ऑक्साइड, अल्मुनियम की ऑक्साइड को हम इलेक्ट्रोलिसिस से ही इलेक्ट्रोलिसिस करा के इसको हम रिड्यूस करवाते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप है मेटल एक्सट्रैक्शन का, जिसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग में क्या होता है, हम प्योरीफिकेशन करते हैं। किसका प्योरीफिकेशन करते हैं, मेटल्स को। इम्प्योर मेटल जो ऑब्टेन हुआ उसको प्योरीफाई, एकदम साफ सुथरा बना देंगे, एकदम क्या बोलते हैं, चैंपियन, एकदम साफ सुथरा बना देंगे, ठीक। हम क्या करते हैं, हमारे एनोड पे जो कि पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो जो निगेटिव होता है, एनोड पे हम इम्प्योर मेटल ले देखते हैं। इम्प्योर मेटल ले लिए, वही सेम प्योर मेटल हम कैथोड पे ले लिए। मान लो कि मैंने इम्प्योर कॉपर मेटल ले लिया और प्योर कॉपर मेटल ले लिया। भाई कैथोड पे प्योर कॉपर मेटल ले लेते हैं, एनोड पे इम्प्योर कॉपर मेटल ले लेते हैं, और साथ साथ में इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले लेते हैं उसी सेम मेटल्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉपर का मेटल लिया तो कॉपर सॉल्ट ले लिया, ठीक। अब क्या होगा, इसमें नेचुरल रिएक्शन होनी चालू हो जाएंगी। क्या होगा इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कॉपर 2+ इसमें गिरने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेंगे, इस कैथोड में जाने लगेंगे। अब क्या होगा, जब ये 2+ टूट रहा है भाई, इससे जुड़ता जाएगा, इससे जुड़ता जाएगा।
अब ये जो कैथोड है ये मोटा होता जाएगा, एनोड जो है वो भाई पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, ये रिएक्शन होता रहेगा और प्योरीफिकेशन होता रहेगा। फॉर एग्जांपल एनोड में क्या हो रहा है, Cu जो है वो Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस से तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है और ये Cu बन जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ लिया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए।